अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू आर डूइंग ओके। आई एम अदील यूसुफजई और सबसे पहले बहुत बहुत ईद मुबारक। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर फर्स्ट। आपके पास जो फिजिकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट्स है इसके एमसीक्यूज़ करेंगे। ये आपके एमसीक्यूज़ जो एक्सरसाइज में है वो वाले एमसीक्यूज़ नहीं है, बल्कि ये आपके पास एक्स्ट्रा एमसीक्यूज़ हैं। अबाउट 50 एमसीक्यूज़ हैं जो आपके एग्जाम में काफ़ी हेल्प आपको दे सकते हैं स्टूडेंट्स। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट एमसीक्यू आपके पास है, स्क्रीन के ऊपर मैं आपको दे रहा हूँ, मेरे पास यहाँ पर लैपटॉप में। तो आपके पास फर्स्ट एमसीक्यू है, द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, एनर्जी एंड देयर म्यूचुअल रिलेशनशिप इज कॉल्ड। यहाँ पर आपको कह रहे हैं कि ये कौन सी साइंस की ब्रांच है जिसमें आप स्टडी करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के बारे में, उसकी एनर्जी के बारे में, और इन दोनों का आपस में जो ताल्लुक है उसके बारे में जो आप स्टडी करते हैं, ये कौन सी ब्रांच है। तो आप खुद नोट करें, आपके पास जो ब्रांच है इसको कहते हैं फिजिक्स। फिजिक्स आपके पास वो ब्रांच है जिसमें हम फिजिकल यूनिवर्स के बारे में पढ़ते हैं, मैटर के बारे में पढ़ते हैं, एनर्जी के बारे में पढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ एनर्जीज, टाइप्स ऑफ मैटर, और इसी तरीके से आपके पास इनका जो आपस में रिलेशन है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। इसको हम फिजिक्स बोलते हैं। इसमें आपके पास एमसीक्यू नंबर बी जो है ये आपके पास करेक्ट ऑप्शन है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट आपके पास एमसीक्यू नंबर 2 इसमें बोलते हैं द स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एट अ वेरी हाई टेम्परेचर इज कॉल्ड। मैटर की ऐसी कौन सी टाइप है जिसमें हम उसको स्टडी करते हैं बहुत हाई टेम्परेचर पर। तो देखें, मैटर की 4 टाइप्स हैं, बेसिकली तो 3 है, लेकिन अभी आपके पास न्यू टाइप जो है 4th स्टेट ऑफ मैटर वो आपके पास है प्लाज्मा। सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड 4th स्टेट इज प्लाज्मा। तो प्लाज्मा आपके पास एक ऐसी स्टेट है जब हम गैसेस को बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर दे देते हैं तो इसके ऊपर आपके पास जितने भी गैस के पार्टिकल्स हैं वो आयनाइज हो जाते हैं, आयंस में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो उससे क्या चीज़ बन जाती है? प्लाज्मा बन जाती है। तो प्लाज्मा की स्टडी आप जब करते हैं तो बहुत हाई टेम्परेचर पर जाके उसकी स्टडी की जा सकती है। तो इसका मतलब ये हो गया कि आपके पास वो स्टेट कौन सी है? प्लाज्मा। तो इसमें आपके पास जो ऑप्शन नंबर ए है प्लाज्मा फिजिक्स से आपके पास करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट आपके पास एमसीक्यू नंबर 3 में बोलते हैं द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ एंड इट्स एक्टिविटीज इज कॉल्ड। अर्थ की स्टडी को हम क्या बोलते हैं? जियोग्राफी बोलते हैं। एक आपके पास जियोग्राफी आपके पास ग्राफ से रिलेटेड है, उसके स्ट्रक्चर से रिलेटेड है। इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में आप जब पढ़ते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, उसको आप बोलते हैं जियो फिजिक्स बोलते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट आपके पास है द स्टडी ऑफ आइसोलेटेड न्यूक्लियाई ऑफ एन एटम इज कॉल्ड। आप जब न्यूक्लियाई की स्टडी करते हैं, एटम का जो न्यूक्लियाई होते हैं उसके जब स्पेसिफिकली, आइसोलेटेड का मतलब क्या है? स्पेसिफिकली अलहदा तौर पर आप स्टडी करते हैं। मतलब न्यूक्लियाई में क्या होता है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है, उसकी जब आप स्टडी करते हैं, न्यूक्लियॉन्स होते हैं, उसकी जब आप स्टडी करते हैं तो इसको बोलते हैं न्यूक्लियर फिजिक्स। तो इसमें आपके पास जो ऑप्शन नंबर सी है इसको आप सर्कल कर सकते हैं, ये बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट आपके पास एमसीक्यू नंबर 5 में बोलते हैं मच ऑफ यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ। आपके पास जो यूनिवर्स है ये ज्यादातर बनी है किस चीज से? तो देखिए, यूनिवर्स और अर्थ अलग चीज है। अर्थ आपके पास एक प्लेनेट है, यूनिवर्स आपके पास तमाम जो दुनिया है इसके बारे में बात करें तो आपके पास जो ज्यादातर यूनिवर्स है ये बनी हुई है प्लाज्मा से। प्लाज्मा से कैसे बनी हुई है? आप अगर देखते हैं अपने इर्द गिर्द तो आपको ज्यादा तो सॉलिड, लिक्विड, गैस नजर आता है, प्लाज्मा तो आपको ज़्यादातर नज़र ही नहीं आ रहा। तो स्टूडेंट्स एक चीज़ याद रखें, यूनिवर्स में आपके पास सन, स्टार्स, जितनी भी चीज़ें सारी की सारी आती हैं और ये सारी की सारी चीज़ें स्टार्स वगैरह जो है प्लाज्मा से बने। इसका मतलब ये होगा कि आपके पास जो ज़्यादातर यूनिवर्स है वो किससे बनी है? प्लाज्मा से। तो इसमें आपके पास जो ऑप्शन नंबर सी है प्लाज्मा, इसको आप सर्कल कर सकते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट आपके पास एमसीक्यू नंबर 6, इसमें आपको बोलते हैं द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट इज एब्रीवेटेड एज। आपके पास जो सिस्टम इंटरनेशनल है इसको आप किस चीज़ से एब्रीवेटेड करते हैं? मतलब इसको डिनोट किस चीज़ से करते हैं? तो इसको आप डिनोट करते हैं SI से, सिस्टम इंटरनेशनल। तो इसमें आप देखें ऑप्शन नंबर बी जो है ये आपके पास करेक्ट है। नाउ वी हैव स्टूडेंट्स एमसीक्यू नंबर 7, इसमें बोल रहे हैं द टर्म यूज इंटरनेशनली फॉर मल्टीपल्स एंड सब मल्टीपल्स इज नोन एज। तो आपको ये प्रीफिक्सेस की बात कर रहे हैं। साइंटिफिक नोटेशन में आपके पास जो प्रीफिक्स, जो आपके पास साइंटिफिक नोटेशन है उसको हम स्पेसिफिकली एक नाम भी देते हैं, एक नेम देते हैं और फिर उसको हम सैम्बल्स भी देते हैं। तो उस सैम्बल्स को, उस नेम्स को हम क्या बोलते हैं? प्रीफिक्सेस बोलते हैं स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर प्रीफिक्सेस की बात करें तो आपके पास जो ऑप्शन नंबर सी है ये बिल्कुल करेक्ट है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट आपके पास है एमसीक्यू नंबर 8, इसमें बोलते हैं मीटर रूल कैन मेजर द लेंथ एक्यूरेटली अप टू। तो मीटर रूलर में आप अगर नोट करें तो उसकी 1 मीटर लेंथ होती है और 1 मीटर के बीच में आपके पास सेंटीमीटर्स भी होते हैं, और सेंटीमीटर के बीच में अगर 0 और 1 सेंटीमीटर इसके बीच में आपके पास 10 लाइंस लगी तो स्टूडेंट्स मतलब मिलीमीटर्स होते हैं, मिलीमीटर्स की छोटी छोटी लाइंस होती हैं। इसका मतलब ये हो गया उसमें जो सबसे स्मॉल रीडिंग है, सबसे स्मॉल यूनिट है वो क्या है? मिलीमीटर। मतलब ये हो गया कि सबसे जो स्मॉल रीडिंग है वो कितनी है? 1 मिलीमीटर। तो लीस्ट काउंट मीटर रूल का क्या है? 1 मिलीमीटर। तो इसमें आपके पास जो 1 मिलीमीटर वाला ऑप्शन है स्टूडेंट्स, ऑप्शन नंबर ए, इसको आप सर्कल कर दें स्टूडेंट्स। नेक्स्ट आपके पास है एमसीक्यू नंबर 9, इसमें कहते हैं डैश कैन एक्यूरेटली मेजर अप टू 1/10 ऑफ अ मिलीमीटर। कहने कि आपके पास ऐसा कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम मेजर कर सकते हैं 1/10 ऑफ मिलीमीटर। मतलब 1 मिलीमीटर को अगर हम 10 हिस्से कर दें, 1 मिलीमीटर को अगर आप 1 को डिवाइड करते हैं 10 पर तो आपके पास आ जाएगा
0.1 मिलीमीटर। तो ये आपके पास किसकी रीडिंग है, मतलब लीस्ट काउंट है किस चीज़ का, ये आपके पास लीस्ट काउंट है वर्नियर कैलिपर का। वर्नियर कैलिपर का जो लीस्ट काउंट है वो 0.1 मिलीमीटर है, और सेंटीमीटर्स में अगर नोट किया तो 0.01 सेंटीमीटर। तो आप इसमें ऑप्शन देख सकते हैं, आपके पास ये जो ऑप्शन नंबर बी है वर्नियर कैलिपर, ये विषय बिल्कुल करेक्ट है स्टूडेंट्स, क्योंकि वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट क्या है 0.1 मिलीमीटर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट आपके पास है द सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज। अब बेस क्वांटिटीज आप लोगों ने पढ़ी हुई है, बेस क्वांटिटी के यूनिट भी पढ़े हैं। तो बेस क्वांटिटी में एक आपके पास क्वांटिटी है इंटेंसिटी ऑफ लाइट, रोशनी की शिद्दत। तो जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट है इसका आपके पास यूनिट है कैंडेला स्टूडेंट्स। तो आप यहां पर नोट करें, आपके पास जो ऑप्शन नंबर डी है कैंडेला, इसको आप बीच में सर्कल कर सकते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट आपके पास है एमसीक्यू नंबर 11, इसमें बोलते हैं 1 मीटर इज इक्वल टू 1 मीटर। स्टूडेंट्स आपको बोलने के 1 मीटर आपके पास किसके बराबर है। एक चीज याद रखें कि 1 मीटर के बीच में 100 सेंटीमीटर्स होते हैं, और 100 को हम 10⁻² भी लिख सकते हैं, 10⁻² सेंटीमीटर्स भी आप इसको लिख सकते हैं। तो यहां पर आप नोट करें एमसीक्यू जो ऑप्शन नंबर सी है ये भी करेक्ट है। इसी तरह ऑप्शन नंबर बी को देखें, यहां पर आपके पास लिखा है 10⁻³ किलोमीटर। 10⁻³ तो लिखा हुआ है, लेकिन साथ में किलो लिखा है। किलो की क्या वैल्यू थी 10⁻+3। तो आप नोट करें 10⁻³ और 10⁻+3 आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, जिसके साथ 1 आ जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा 1 मीटर। ये भी बिल्कुल करेक्ट आ रहा है। इसी तरह से जो ऑप्शन नंबर ए है 10⁻³ मिलीमीटर। अब 10⁻³ तो यहां पर लिखा है, लेकिन मिली की क्या वैल्यू होती है, मिली की वैल्यू होती है 10⁻⁻3। तो यहां पर 10⁻+3 और 10⁻⁻3 एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, जिससे आपके पास आ जाएगा 1 मीटर आ जाएगा। इसका मतलब ये कि ए नंबर ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट है। तो आपके पास ये तीनों के तीनों ऑप्शन ए बी सी तीनों के तीनों करेक्ट आ रहे हैं। अब तीनों के तीनों तो हम सर्कल कर नहीं सकते, लेकिन ऑप्शन नंबर डी आप देखें तो ऑल लिखा हुआ है। इसका मतलब ये कि ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल करेक्ट है। तो 11 नंबर एमसीक्यू में आपके पास जो ऑप्शन नंबर डी है इसको आप सर्कल कर सकते हैं, ऑल। नेक्स्ट आपके पास है एमसीक्यू नंबर 12, इसमें बोलते हैं वॉल्यूम मेजरिंग स्केल हैज अ वर्टिकल स्केल इन। आपके पास जो वॉल्यूम मेजरिंग सिलेंडर होता है इसके बीच में आपके पास जो स्केल है, जो स्केलिंग हुई होती है, जो रीडिंग ली होती है, वो किस चीज़ में, उसका यूनिट क्या होता है। तो उसके यूनिट देखें दो हो सकते हैं। एक तो ये क्लियर है कि उसके बीच में क्यूब होगा, मतलब या तो मीटर क्यूब होगा या सेंटीमीटर या मिलीलीटर क्यूब होगा। तो यहाँ पर आपके पास जो दो ऑप्शन लिखे हुए हैं, एक आपके पास है मिलीलीटर और दूसरा आपके पास लिखा है सेंटीमीटर क्यूब। तो ये दोनों के दोनों ठीक हैं, ए और बी दोनों ठीक हैं। अब इन दोनों को तो हम सर्कल कर नहीं सकते। ऑप्शन नंबर सी को देखिए, इसमें लिखा है बोथ ए एंड बी, तो ये हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन आ रहा है, तो इसको हम सर्कल कर देंगे स्टूडेंट्स। नेक्स्ट आपके पास है एमसीक्यू नंबर 13, इसमें बोलते हैं 1 फेम्टोमीटर इज इक्वल टू। तो फेम्टो आपके पास एक प्रीफिक्स है, और ये प्रीफिक्स आपके पास बराबर होता है 10⁻⁻15 के। तो इसको आप बीच में सर्कल कर दें। नेक्स्ट वी हैव एमसीक्यू नंबर 14, और इसमें बोल रहे हैं द लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर। पीछे ही हम फाइंड कर चुके हैं लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर। हम कैसे फाइंड करते हैं, स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल स्टूडेंट्स। तो आप इसको जब डिवाइड करते हैं तो आपके पास आ जाएगा 0.1 मिलीमीटर, या सेंटीमीटर में होगा 0.01 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर आपके पास सेंटीमीटर वाला तो ऑप्शन गलत आ रहा है, बल्कि दोनों ठीक आ रहे हैं। आपके पास ऑप्शन नंबर बी है 0.1 मिलीमीटर और ऑप्शन नंबर सी है 0.01 सेंटीमीटर। तो इसमें बोथ ए बी एंड सी आपके पास ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी को अगर आप देखें तो इसमें लिखा है बोथ बी एंड सी। तो ऑप्शन नंबर डी को आप बीच में क्या कर दें, सर्कल कर दें, हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट वी हैव एमसीक्यू नंबर 15, से बोलते हैं टोटल लेंथ ऑफ वर्नियर स्केल इज। तो टोटल लेंथ की बात करें स्टूडेंट्स, मेरी बात ध्यान से सुने, यहाँ पर बात कर रहे हैं लेंथ की, डिविजन्स की बात नहीं कर रहे। उसमें जो टोटल डिविजन्स होती है, टोटल जो लाइन लगी होती है वर्नियर स्केल के ऊपर, वो 10 लगी होती हैं, लेकिन उसके बीच में जो खाने होते हैं वो आपके पास कितने हैं, 9 होते हैं स्टूडेंट्स। तो 9 मिलीमीटर उसके बीच में लेंथ होती है, उसका डिस्टेंस होता है। तो यहाँ पर आपके पास जो ऑप्शन नंबर बी है 9 मिलीमीटर, ये करेक्ट ऑप्शन है, इसको आप सर्कल कर दें। वी हैव एमसीक्यू नंबर 16, इसमें बोल रहे हैं नंबर ऑफ डिवीजन ऑन द वर्नियर स्केल आर। अब यहां पर आपसे वो चीज पूछे जिसके बारे में भी मैंने पहले आपको बता दिया। नंबर ऑफ डिवीजन्स बोल रहे हैं कि नंबर ऑफ डिवीजन्स वर्नियर स्केल के ऊपर कितनी होती है। तो वर्नियर स्केल के ऊपर जो लाइंस लगी होती हैं वो टोटल 10 लाइंस होती हैं। एक बात यहां पर गौर से सुने, वो ये है कि आपके पास जो इंस्ट्रूमेंट है वर्नियर कैलिपर उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। लाजमी नहीं है कि हर एक वर्नियर कैलिपर में यही रीडिंग होगी, डिफरेंट वर्नियर कैलिपर में डिफरेंट रीडिंग हो सकती है। आपकी बुक में जो वर्नियर कैलिपर दिया गया उसके बीच में जो वर्नियर स्केल है उसके ऊपर जो लाइंस लगी हैं वो 10 लाइंस लगी हैं स्टूडेंट्स। तो आप यहां पर लिख लेंगे 10 डिवीजन्स। इसी तरह से जो मैंने वीडियो एक बनाई है, मैं लिंक ऊपर दे देता हूं, उसके बीच में जो मैंने वर्नियर कैलिपर यूज किया था उसमें टोटल 20 डिवीजन्स थी। तो मैं यहां पर 20 लिखता, लेकिन यहां पर वो ऑप्शन है ही नहीं। इसका मतलब है आपकी जो बुक में जो वर्नियर कैलिपर दिया उसकी बात करें स्टूडेंट्स। नेक्स्ट भी अब एमसीक्यू नंबर 17, इसे बोलते हैं द लेंथ ऑफ अ स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल ऑफ द वर्नियर कैलिपर इज।
वर्नियर कैलिपर में जो मेन स्केल होता है, तो मेन स्केल के ऊपर रीडिंग लिखी होती है, सेंटीमीटर्स में भी होती है और मिलीमीटर्स में भी। तो ये कह रहे हैं कि सबसे जो स्मॉलेस्ट डिवीजन होती है मेन स्केल के ऊपर वो कितनी होती है स्टूडेंट्स, तो वहां पर मिलीमीटर की रीडिंग होती है स्मॉलेस्ट, तो 1 मिलीमीटर उसमें सबसे स्मॉलेस्ट रीडिंग होती है स्टूडेंट्स। तो यहां पर आप लिख सकते हैं 1 मिलीमीटर। नाउ वी हैव एमसीक्यू नंबर 18 और इसकी स्टेटमेंट में कहते हैं सेपरेशन बिटवीन डिवीजन ऑन द वर्नियर स्केल ऑफ वर्नियर कैलिपर इज। सिंपली इस एमसीक्यू में ये पूछ रहे हैं कि जो वर्नियर स्केल है उसके बीच में जो स्मॉलेस्ट रीडिंग है, मतलब जो स्मॉलेस्ट लेंथ है वो कितनी हो सकती है, दो पॉइंट्स के बीच में जो स्मॉलेस्ट लेंथ है वो कितनी हो सकती है। तो इसके बीच में सबसे स्मॉलेस्ट लेंथ है वो आपके पास है 0.9 मिलीमीटर स्टूडेंट्स, मतलब 1 मिलीमीटर से भी छोटा 0.9 मिलीमीटर। क्लियर हो गया। तो आप इस एमसीक्यू जो ऑप्शन नंबर सी है इसको बीच में करेक्ट कर सकते हैं, सर्कल कर दें। 19 नंबर एमसीक्यू की स्टेटमेंट है इफ जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल इज ऑन द राइट साइड ऑफ द जीरो ऑफ द मेन स्केल देन इट इज नोन एज डैश जीरो एरर। आपको बोल रहे हैं कि अगर आपके पास वर्नियर स्केल का जीरो, जो स्लाइडिंग आपके पास देखिए वर्नियर कैलिपर में दो स्केल होते हैं, एक आपके पास मूवेबल स्केल होता है, एक आपके पास फिक्स स्केल होता है। मूवेबल स्केल के जो है उसको हम बोलते हैं वर्नियर स्केल और जो फिक्स स्केल है उसको हम बोलते हैं मेन स्केल। तो हम जब वर्नियर स्केल का जीरो अगर आपके पास राइट साइड पर चले जाता है किसके, मेन स्केल के, तो ऐसे एरर को हम क्या बोलते हैं, एरर बीच में आ गया, एरर की दो टाइप्स हैं, पॉजिटिव जीरो एरर और नेगेटिव जीरो एरर। तो ऐसे एरर को हम बोलते हैं पॉजिटिव जीरो एरर, क्योंकि ये आपके पास क्या आ गया, राइट साइड पर आ गया। क्लियर हो गया। तो इसमें आपके पास जो ऑप्शन नंबर ए है उसको करेक्ट, उसको सर्कल कर दें। नेक्स्ट वी हैव एमसीक्यू नंबर 20 से बोलते हैं इफ द जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल इज ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द जीरो ऑफ द मेन स्केल देन इट इज नोन एज डैश जीरो एरर। इसको हम बोलते हैं नेगेटिव जीरो एरर स्टूडेंट्स। ये आपके पास लेफ्ट साइड पर आ गया। अगर आपके पास वर्नियर स्केल का जीरो लेफ्ट साइड पर आ जाता है मेन स्केल के, मतलब पहले आ जाता है, तो इसको हम बोलते हैं नेगेटिव जीरो एरर। क्लियर हो गया। तो आपके पास जो ऑप्शन नंबर बी है इसको आप बीच में सर्कल कर दें। एमसीक्यू नंबर 21 में देखें, इसमें बोलते हैं इफ द जीरो ऑफ वर्नियर स्केल इज ऑन द राइट साइड ऑफ द जीरो ऑफ द मेन स्केल देन जीरो एरर इज टू बी। अब ये सारी की सारी चीजें स्टूडेंट्स आपके माइंड में एक कंफ्यूजन क्रिएट कर रही हैं। इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आप ऐसा कर लें कि मैंने वर्नियर कैलिपर से रिलेटेड आपको टॉपिक करवाया हुआ है, ये ऊपर लिंक मैं दे रहा हूँ वीडियो का, तो आप इसको लाजमी फॉलो कर लें, आप इसको एक बार देख लें, आपको ये वाले टॉपिक सारे क्लियर हो जाएंगे, आपके लिए एमसीक्यू सॉल्व करना काफ़ी आसान हो जाएगा। तो देखें एरर आपके पास दो टाइप के हैं, एक आपके पास है पॉजिटिव जीरो एरर और दूसरा आपके पास है नेगेटिव जीरो एरर। अब पॉजिटिव जीरो एरर और नेगेटिव जीरो एरर को हम करेक्ट भी करते हैं। अगर आपके पास पॉजिटिव जीरो एरर है तो उसको हम ठीक करने के लिए क्या करते हैं, उस वैल्यू को सबट्रैक्ट कर लेते हैं। तो यहां पर इस एमसीक्यू में 21 एमसीक्यू में आपको जो बातें कर रहे हैं, ये आप कह रहे हैं कि आपके पास पॉजिटिव जीरो एरर, क्यों, क्योंकि आपके पास जो वर्नियर कैलिपर का जो वर्नियर स्केल है वो आपके पास राइट साइड पर गया हुआ है, मतलब पॉजिटिव जीरो एरर। तो इसको हम क्या कर लेंगे, सबट्रैक्ट कर लेंगे स्टूडेंट्स। तो यहां पर आपके पास जो ऑप्शन नंबर बी है 21 नंबर एमसीक्यू का, ये बीच में सर्कल कर लें, ये बीच में करेक्ट है। नाउ वी हैव एमसीक्यू नंबर 22। इसकी स्टेटमेंट आप अगर देखें तो पहले वाले से ऑपोजिट, इसमें बोलते हैं इफ द जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल इज ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द जीरो ऑफ द मेन स्केल देन द जीरो एरर इज टू बी। तो इसको हम क्या करेंगे, ऐड अप करेंगे स्टूडेंट्स, पिछले वाले से ऑपोजिट है, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट वी हैव एमसीक्यू नंबर 23 में बोलते हैं द लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज इज। लीस्ट काउंट स्क्रू गेज का कैसे होता है, लीस्ट काउंट का फार्मूला क्या है, पिच ऑफ द स्क्रू गेज डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन द सर्कुलर स्केल। तो आपके पास का जो फार्मूला जो आपके पास वैल्यू बनती है, अगर मिलीमीटर में लीजिए तो आपके पास आता है 0.01 मिलीमीटर और सेंटीमीटर में ली जाए तो 0.001 सेंटीमीटर। तो इसमें आप अगर नोट करें तो आपके पास सेंटीमीटर वाला तो ऑप्शन मेरे ख्याल से गलत है, जी गलत है, और जो आपके पास ऑप्शन नंबर बी है 0.01 मिलीमीटर ये करेक्ट है, इसको आप सर्कल कर सकते हैं। नेक्स्ट आपको बोलते हैं टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन द सर्कुलर स्केल ऑफ स्क्रू गेज आर। स्क्रू गेज का आपसे पूछ रहे हैं कि उसके बीच में जो सर्कुलर स्केल होता है उसके बीच में टोटल डिवीजन्स कितनी होती हैं। स्टूडेंट्स एक बात याद रखें, यहां पर जो बात करें आपके जो बुक में स्क्रू गेज है जो बना हुआ है उसकी बात करें। क्लियर हो गया। तो उसके आपके पास जो टोटल डिवीजन्स थी वो थी 100। अब मैंने जो वीडियो में यूज किया स्टूडेंट्स वो आपके पास थी उसमें डिवीजन थी 100, तो मैं 100 फिर लिखूंगा, लेकिन यहां पर आपको बुक वाले की बात करें तो आप अपने सिलेबस के हिसाब से इसमें 100 ही लिखेंगे। क्लियर हो गया। हमने जो वीडियो में यूज किया तो उसमें 50 डिवीजन्स थी। क्लियर। यहां पर आप 100 बीच में सर्कल कर दें, जो ऑप्शन नंबर सी है इसको बीच में सर्कल कर सकते हैं। एमसीक्यू नंबर 25 में बोलते हैं पिच ऑफ द स्क्रू गेज इज। पिच ऑफ स्क्रू गेज आप कैसे फाइंड करते हैं, पिच ऑफ स्क्रू गेज फाइंड करने के दो तरीके हैं। एक आप जो मेन स्केल है स्क्रू गेज का जो मेन स्केल है उसके बीच में सबसे स्मॉलेस्ट डिवीजन है वो आप नोट कर लें। तो स्मॉलेस्ट डिवीजन जो उसमें होती है वो आपके पास है, जो आपकी बुक में उसे है 1 मिलीमीटर स्टूडेंट्स। तो यहां पर आपके पास जो 1 मिलीमीटर वाला ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी है, इसको सर्कल कर सकते हैं स्टूडेंट्स। एक और भी तरीका है वो आपको बताऊंगा
आ गया MCQ में शायद आ भी जाए। नेक्स्ट MCQ नंबर 26 में बोलते हैं इफ द जीरो ऑफ द सर्कुलर स्केल इज अबव द हॉरिजॉन्टल लाइन देन द जीरो एरर विल बी। अभी आपको अगेन जीरो एरर की टाइप्स की बात करें, जीरो एरर की दो ही टाइप्स हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर आपके पास सर्कुलर स्केल का जीरो ऊपर चला जाता है, किससे, इंडेक्स लाइन के ऊपर चला जाता है, तो इसको हम बोलते हैं नेगेटिव जीरो एरर। स्टूडेंट्स क्या बोलते हैं, नेगेटिव जीरो एरर। तो यहां पर आपके पास जो टाइप है नेगेटिव टाइप है। क्लियर, आपके पास ऑप्शन नंबर बी है। 26 MCQ में बोलते हैं इफ द जीरो ऑफ द सर्कुलर स्केल इज बिलो द हॉरिजॉन्टल लाइन, तो इस एरर को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलेंगे पॉजिटिव जीरो एरर। क्लियर। नेक्स्ट आपके पास MCQ नंबर 28, इसमें बोलते हैं इफ द जीरो ऑफ द सर्कुलर स्केल इज अबव द हॉरिजॉन्टल लाइन देन द जीरो एरर इज टू बी। अब ये आपको बोलेंगे इसको हम करेक्ट कैसे करेंगे, ठीक कैसे करेंगे। तो अगर आपके पास नेगेटिव जीरो एरर है तो इसको हम क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स इसमें आपके पास जो ऑप्शन नंबर ए है इसको आप बीच में सर्कल कर सकते हैं। इसी तरह आपके पास जो 29 नंबर MCQ में बोलते हैं इफ द जीरो ऑफ द सर्कुलर स्केल इज बिलो द हॉरिजॉन्टल लाइन, अगर आपके पास नीचे आ गया तो इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव जीरो। अगर आपके पास पॉजिटिव जीरो एरर है तो इसको हम क्या करेंगे, ऐड करें, सॉरी माइनस कर लेंगे, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो इसमें आपके पास जो ऑप्शन नंबर बी है इसको आप सर्कल कर सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव MCQ नंबर 30, इसमें बोलते हैं फॉर साइंटिफिक नोटेशन इंटरनेशनली एक्सेप्टेड प्रैक्टिस इज दैट देयर शुड बी डैश डिजिट बिफोर द डेसिमल पॉइंट। डेसिमल पॉइंट से पहले आपके पास कितने डिजिट होने चाहिए साइंटिफिक नोटेशन में। तो आपको ये चीज़ मैंने सिखाई हुई है कि जब भी आप एक वैल्यू को, छोटी या बड़ी वैल्यू को साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर रहे होते हैं तो आपने ये चीज़ नोट करनी है कि वो पॉइंट कहाँ पर जाना चाहिए, फर्स्ट नॉन जीरो नंबर के बाद। क्लियर हो गया। तो पॉइंट से पहले कितने नंबर आ रहे हैं आपके पास, सिर्फ और सिर्फ 1 डिजिट आएगा स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर आपके पास जो ऑप्शन नंबर ए है 1, ये करेक्ट है, इसको आप सर्कल कर सकते हैं। नाउ वी हैव MCQ नंबर 31। इन दिस MCQ दे आर सेइंग दैट इन स्क्रू गेज द डिस्टेंस मूव्ड फॉरवर्ड और बैकवर्ड इन वन कंप्लीट रोटेशन ऑफ द सर्कुलर स्केल इज नोन एज। आपको बोला जाता है कि आपके पास स्क्रू गेज है, उस स्क्रू गेज के ऊपर जो सर्कुलर स्केल होता है, जब आप उसको एक बार रोटेट करते हैं, एक कंप्लीट रोटेशन देते हैं, तो उसके ऊपर वो जितना डिस्टेंस कवर करता है, मेन स्केल के ऊपर वो जितना डिस्टेंस कवर करेगा, इसको हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, इसको हम बोलते हैं पिच ऑफ द स्क्रू गेज। क्लियर हो गया। तो मैंने आपको पहले बताया था पिच ऑफ स्क्रू गेज फाइंड करने के दो तरीके। एक तरीका हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, जो मेन स्केल है उसके ऊपर स्मॉलेस्ट डिवीजन देख लें, वो आपके पास जितनी भी होगी उसको हम क्या बोलते हैं, पिच ऑफ स्क्रू गेज। और दूसरा तरीका आपके पास ये है कि आप सर्कुलर स्केल को घुमाएं, एक रोटेशन दें, वो जितना रोटेशन उसके ऊपर करेगा, तो वो जितना डिस्टेंस कवर करेगा मेन स्केल के ऊपर, उसी को हम क्या बोलते हैं, पिच ऑफ द स्क्रू गेज। तो यहाँ पर आपके पास पिच लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, ऑप्शन नंबर बी है, इसको आप सर्कल कर सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव MCQ नंबर 32, इसमें बोलते हैं फिजिकल बैलेंस इज यूज टू मेजर। फिजिकल बैलेंस किस चीज़ के लिए यूज किया जाता है, क्या मेजर करने के लिए। आपके पास एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, इससे हम मास कैलकुलेट किया करते हैं। सही है स्टूडेंट्स। अगर यहाँ पर लिखा होता ना स्प्रिंग बैलेंस, तो स्प्रिंग बैलेंस से हम वेट मेजर करते हैं। क्लियर। और फिजिकल बैलेंस से हम मेजर करते हैं मास। क्लियर। तो इसमें आपके पास जो ऑप्शन नंबर डी है ये करेक्ट ऑप्शन है। नाउ स्टूडेंट्स वी हैव MCQ नंबर 33, इसमें बोलते हैं लीस्ट काउंट ऑफ मैकेनिकल स्टॉप वॉच इज। मैकेनिकल स्टॉप वॉच जो है, स्टॉप वॉच की आपके पास टाइप थी, इसमें आपके पास एनालॉग थी, मैकेनिकल भी आपके पास उसको हम बोल सकते हैं, और एक आपके पास है डिजिटल स्टॉप वॉच। मैकेनिकल स्टॉप वॉच का जो लीस्ट काउंट है, मतलब जो सबसे स्मॉल रीडिंग ले सकती है, वो आपके पास है 0.1 सेकेंड। क्लियर है। 0.1 सेकेंड तक हम उसकी रीडिंग ले सकते हैं। क्लियर। तो इसमें आपके पास जो ऑप्शन नंबर सी है ये करेक्ट है, इसको आप सर्कल कर दें। नेक्स्ट वी हैव MCQ नंबर 34 में बोलते हैं लीस्ट काउंट ऑफ डिजिटल स्टॉप वॉच इज। पहले आपको बोला है मैकेनिकल स्टॉप वॉच का, वो है 0.1। अब आपको बोल रहे हैं डिजिटल स्टॉप वॉच, ये और भी अच्छा रिजल्ट देती है। ये आपके पास जो लीस्ट काउंट है इसका वो है 0.01 सेकेंड। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। इसमें आपके पास ऑप्शन नंबर डी आप देखें तो ये बिल्कुल करेक्ट है, इसको आप सर्कल कर सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव MCQ नंबर 35, इसमें बोलते हैं इन एनी मेजरमेंट द एक्यूरेटली नोन डिजिट्स एंड द फर्स्ट डाउटफुल डिजिट इज नोन एज सिग्निफिकेंट फिगर। क्लियर हो गया। इसमें आपके पास जो 4 ऑप्शन है, इसमें आपके पास जो सिग्निफिकेंट फिगर है वो करेक्ट ऑप्शन है। सिग्निफिकेंट फिगर से भी रिलेटेड स्टूडेंट्स मैंने आपको बहुत डिटेल टॉपिक वीडियो बना के दी है, आप वो देख लें, मैं ऊपर लिंक दे रहा हूँ स्टूडेंट्स। नेक्स्ट वी हैव MCQ नंबर 36 में बोलते हैं द रेडियस ऑफ वायर इज 0.022 सेंटीमीटर। द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन द मेजरमेंट्स आर। आपके पास सिग्निफिकेंट फिगर्स आपको मेजर करने हैं, एक वैल्यू आपको दी है 0.022 सेंटीमीटर। इसमें आप बताएं कि सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं। अब जिस बंदे को रूल्स ऑफ असाइनिंग सिग्निफिकेंट फिगर आते होंगे तो वो आसानी से मेजर कर सकता है स्टूडेंट्स। तो सिंपली मैं आपको ये बता देता हूँ कि जब भी कोई नंबर है, नॉन जीरो नंबर से पहले अगर जीरो लगे हों तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, उसको आप स्किप कर दें। क्लियर। तो इस केस में अगर आप देखें तो
तो आपके पास जो नॉन जीरो नंबर है वो क्या है 2 आपके पास जो 2 लिखा है ये आपके पास दो सिग्निफिकेंट नंबर्स हैं, और इनसे पहले जो आपके पास जो 0 लिखे हैं ये आपके पास इसकी कोई वैल्यू नहीं है, इसको आप कैंसिल कर सकते हैं। तो इस लिहाज से आपके पास जो सिग्निफिकेंट फिगर की तादाद वो कितनी है, जस्ट 2। जिसमें आप देखें आपके पास जो ऑप्शन नंबर बी है ये करेक्ट है, इसको आप सर्कल कर सकते हैं। नाउ वी हैव MCQ नंबर 37, इसमें बोल रहे हैं द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन 1.406 आर। अब इसमें आपके पास सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, तो इसमें आपके पास जो 1 है ये भी नॉन जीरो नंबर है, जो 4 है ये भी नॉन जीरो नंबर है, जो लास्ट वन 6 है वो भी नॉन जीरो नंबर है। तो ये तीन तो आपके पास कंफर्म सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए। जो 0 है ये आपके पास शक वाला है, तो इसके लिए आप क्या करते हैं, जब भी आपके पास 0 दो नॉन जीरो नंबर के दरमियान में आ जाता है तो इससे भी क्या बन जाता है, सिग्निफिकेंट नंबर बन जाता है। तो आप बोलेंगे कि इसमें आपके पास जो चारों के चारों डिजिट्स हैं ये चारों के चारों क्या हैं, सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं। तो आप बोल सकते हैं कि इसमें आपके पास जो सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद वो कितनी है, 4। तो आपके पास ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, इसको आप सर्कल कर सकते हैं। मूविंग टुवर्ड MCQ नंबर 38 में बोलते हैं द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन 1.40 मल्टीप्लाई 10⁵ आर। अब ये आपको एक साइंटिफिक नोटेशन दी गई है स्टूडेंट्स, इसमें आपको बोल रहे हैं कि ये बताएं कि इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद कितनी है। तो साइंटिफिक नोटेशन के बीच में आपके पास जो पावर होती है एक्सपोनेंट उसको बीच में काउंट नहीं करना, और जो बेस 10 लिखा है, जो बेस 10 लिखा है इसको भी बीच में काउंट मत करें। इसके अलावा आपके पास जो मैंटीसा की वैल्यू है, मैंटीसा जो शुरू में वैल्यू आपको दी होती है, इसमें चेक करें कि आपके पास सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं। तो आप अगर ये 10 को और 5 को बीच में साइड पे हटा दें, पावर को हटा दें, तो आपके पास बचता है 1.40। तो इसमें आप चेक करें आपके पास सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं। तो आपके पास जब पॉइंट आ गया तो पहला वाला तो सिग्निफिकेंट फिगर है, 4 भी सिग्निफिकेंट है, और 0 आपके पास भी सिग्निफिकेंट है, क्योंकि शुरू में आपके पास डेसिमल पॉइंट आ गया तो आपके पास आखिरी एंडिंग जो 0 है वो भी क्या बन जाएंगे, सिग्निफिकेंट। तो इसमें आपके पास सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद कितनी है, 3 है स्टूडेंट्स। तो ऑप्शन नंबर सी बीच में सही है, इसको आप सर्कल कर दें। 39 MCQ में कहते हैं वर्नियर कांस्टेंट इज आल्सो नोन एज डैश ऑफ वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर के देखें, वर्नियर कैलिपर का आपके पास जो लीस्ट काउंट होता है ना, लीस्ट काउंट, उसके दो नाम है। एक हम उसको बोलते हैं लीस्ट काउंट जो कि ओवरऑल हम यूज करते हैं, और वर्नियर कैलिपर का जो लीस्ट काउंट है इसका एक और भी नाम है जो स्पेसिफिकली इसी के लिए यूज करते हैं, उसको हम बोलते हैं वर्नियर कांस्टेंट। क्लियर हो गया, वर्नियर कांस्टेंट और लीस्ट काउंट एक ही चीज है, क्लियर हो गया। लेकिन वर्नियर कांस्टेंट हम स्पेसिफिकली यूज करते हैं सिर्फ किसके लिए, वर्नियर कैलिपर के लिए। तो इसमें आपके पास जो लीस्ट काउंट वाला ऑप्शन है आप नोट करें, आपके पास ऑप्शन नंबर डी ये आपके पास बिल्कुल करेक्ट है, इसको आप सर्कल कर सकते हैं। MCQ नंबर 40 में बोलते हैं द 0 इन बिटवीन द डिजिट्स आर कंसिडर्ड। आपके पास अगर दो डिजिट्स हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पर 5 लिखे, यहाँ पर 6 लिखे, मतलब नॉन जीरो डिजिट्स लिखे हुए हैं, और इनके दरमियान में अगर 0 आ गए, फॉर एग्जांपल 10 0 आ गए, साइडों पर आपके पास यहाँ पर 1 लिखा है, यहाँ पर 5 लिखा है, तो इसके दरमियान में जितने भी 0 होंगे ये क्या बन जाएंगे, सिग्निफिकेंट ही बन जाएंगे। तो आप ये बोल सकते हैं कि आपके पास जो ऑप्शन नंबर ए है ये बिल्कुल करेक्ट है, इसको आप बीच में सर्कल कर लें। MCQ नंबर 41 में बोलते हैं 10⁶ स्टैंड्स फॉर। अब 10⁶ आपके पास क्या एक साइंटिफिक नोटेशन है, इस साइंटिफिक नोटेशन का हमने एक नाम लिखा हुआ है, एक नाम हमने दिया हुआ है इसको, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रीफिक्सेस बोलते हैं। तो 10⁶ को हम बोलते हैं मेगा। तो ये मेगा वाला ऑप्शन आपके पास है, ऑप्शन नंबर डी, इसको आप सर्कल कर लें। नेक्स्ट वी हैव 42 नंबर में बोल रहे हैं 1 माइक्रोसेकंड इज इक्वल टू। अब यहाँ पर यहाँ देखें 1 लिखा, आगे एक यू टाइप लिखा है, इस यू को फिजिक्स की लैंग्वेज में बोलते हैं म्यू, म्यू बोला जाता है, लेकिन यहाँ पर हम इसको नाम देंगे माइक्रो, माइक्रो। और माइक्रो बराबर होता है 10⁻⁻6 के, माइक्रो बराबर होता है 10⁻⁻6 के। तो बस इस माइक्रो की जगह आप इसकी वैल्यू लिख दें 10⁻⁻6। तो आप देखें आपके पास जो ऑप्शन नंबर सी है ये बिल्कुल करेक्ट है, 10⁻⁻6 सेकेंड लिखा है, इसको आप सर्कल कर दें। नेक्स्ट वी हैव MCQ नंबर 43 में बोलते हैं टू मेजर करेक्टली द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड द आई मस्ट बी केप्ट ऑन द डैश। स्टूडेंट्स यहाँ पर आप अगर नोट करें तो आपको बोल रहे हैं कि जब भी आप वॉल्यूम मेजर कर रहे होते हैं किसी सिलेंडर के बीच में, किसी लिक्विड का, तो इसमें आपको आई कहाँ पर रखनी पड़ती है, पहले तो आपको पैरेलल रखनी पड़ती है, क्योंकि अगर पैरेलल नहीं रखेंगे तो आपके इसके बीच में पैरेलक्स एरर आ जाएगा। पैरेलक्स एरर से बचने के लिए आपको बिल्कुल पैरेलल आई रखनी पड़ती है, और आपको जो लिक्विड नजर आ रहा है उससे जो नीचे वाली रीडिंग होती है, जो सबसे पहली रीडिंग जो नीचे वाली है वो आपको लेनी होती है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन नंबर जो ए है ये बिल्कुल करेक्ट है, इसको आप बीच में सर्कल कर सकते हैं। मूविंग टुवर्ड MCQ नंबर 44 में बोलते हैं द नंबर ऑफ डिराइव यूनिट इन सिस्टम इंटरनेशनल आर। डिराइव यूनिट आपके पास जो टोटल है वो कितने स्टूडेंट्स, बेस क्वांटिटीज का तो आपको पता है, बेस क्वांटिटीज आपके पास 7 है, इस लिहाज से इनके जो यूनिट्स होंगे वो भी कितने होंगे, 7 ही होंगे स्टूडेंट्स। लेकिन जो डिराइव क्वांटिटी है वो कब बनती हैं, डिराइव क्वांटिटी बनती है
बेस क्वांटिटी को मल्टीप्लाई या डिवाइड करने से। तो आप जब इनको मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो आपके पास बेशुमार नंबर ऑफ डिराइव क्वांटिटीज़ बनती हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ डिराइव क्वांटिटीज़ बनती हैं। इस लिहाज से आपके पास जो इसके यूनिट्स हैं वो भी बहुत सारे बनेंगे, काउंटलेस बनेंगे। इस लिहाज से हम बोल सकते हैं कि आपके पास जो डिराइव यूनिट्स हैं वो क्या हैं, मल्टीपल हैं। तो इसमें आपके पास जो ऑप्शन नंबर डी है इसको आप सर्कल कर सकते हैं स्टूडेंट्स। क्लियर हो गया? ये आपके पास बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं चैप्टर नंबर 1 से। ये आपकी बुक से नहीं है, ये अलग से आपको मैं बता रहा हूँ, आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें से कोई भी मोस्टली एमसीक्यू इसी में से आते हैं स्टूडेंट्स। ओके, थैंक यू।